हेलो बच्चों ये हमारा 12th क्लास की ज्योग्राफी का 6 चैप्टर है। सेकंड बुक से है भारत के लोग और अर्थव्यवस्था। इससे पहले हम 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। 5वां अध्याय अब की बार आपके सिलेबस में नहीं है, वो हमारे सिलेबस से डिलीट हो रखा है। अब की बार एग्ज़ाम्स में उसमें से आपके सिलेबस में कुछ भी नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना 6वां अध्याय। 6वां अध्याय हमारा जल संसाधन, कि जो जल है वो कैसे एक संसाधन है कि मनुष्य उसको अपनी ज़रूरतों के अनुसार उसका प्रयोग करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ है, इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मेन बातें हैं उसको मैं हाईलाइट करके आपको बता देती हूँ, बाकी उससे आगे रीड करेंगे। फिर यहाँ पर है कि जो जल है एक चक्रीय संसाधन है कि जो पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चक्रीय संसाधन का मतलब है कि एक चक्र में चलता रहता है और पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, उसकी अभी कमी नहीं है। पृथ्वी का 71% धरातल पानी से आच्छादित है। प्रचुर मात्रा का मतलब है कि पानी तो अवेलेबल है, लेकिन जो पीने लायक पानी है वो कम मात्रा में है। तो यहाँ पर 71% धरातल पर बात हो रही है कि जो पानी है वो 71% है, परंतु अलवणीय जल कुल जल का केवल लगभग 3% है। अलवणीय जल का मतलब है मीठा जल। जो पीने लायक पानी है, मीठा जल है, वो कितने प्रतिशत है? सिर्फ 3% है। वास्तव में अलवणीय जल का एक बहुत छोटा भाग ये मानव उपयोग के लिए उपलब्ध है, कि जो अलवणीय जल का एक छोटा सा भाग, कि जो एक मीठा पानी है उसका थोड़ा सा ही भाग है जो मनुष्य के उपयोग के लिए उपलब्ध है। अलवणीय जल की उपलब्धता स्थान और समय के अनुसार भिन्न भिन्न है, कि जो मीठा पानी है वो किसी किसी स्थान पर है और समय के अनुसार भिन्न भिन्न है। कि जो टाइम पीरियड था कि प्राचीन टाइम में वो अधिक मात्रा में उपलब्ध था, लेकिन आज का जो हमारा समय है, हम कितना पानी का दुरुपयोग करते हैं, तो उसके कारण उसकी क्या हो गई है, जो भौम जल है, भूमि का जल है, वो कम हो गया है। इस दुर्लभ संसाधन के आवंटन होता है बंटवारा और नियंत्रण पर तनाव और लड़ाई झगड़े संप्रदायों, प्रदेशों और राज्यों के बीच विवाद का विषय बन गए हैं। कि पानी के बंटवारे के लिए भी लोगों में क्या होता है, आपस में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। इस विकास को सुनिश्चित करने के लिए जल का मूल्यांकन, कार्यक्षम उपयोग और संरक्षण आवश्यक हो गए हैं। तो ये इसके बारे में ये बातें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं। उसके बाद है भारत के जल संसाधन, कि भारत में जो जल संसाधन है वो कहाँ पर है और कितनी मात्रा में है, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। भारत में विश्व के धरातलीय क्षेत्र का 2.45%, जल संसाधनों का 4%, कि जो पूरी टोटल पृथ्वी है उसमें भारत कितना एरिया लिए हुए है, पूरी पृथ्वी का 2.4% एरिया भारत के पास है। उसमें जो जल संसाधन है, जल संसाधन का 4%, कि जो 71% जो वाटर है पूरी पृथ्वी पर, 71% में से 4% भारत में है। जनसंख्या का लगभग 16% भाग पाया जाता है। देश में एक वर्ष में वर्षण से प्राप्त कुल जल की मात्रा लगभग 4000 घन किलोमीटर है। धरातलीय जल और पुनः पूर्ति योग भौम जल से 1869 घन किलोमीटर जल उपलब्ध है। कि जो धरातलीय जल है और पुनः पूर्ति योग, जिसका दोबारा से प्रयोग किया जा सकता है भौम जल का, वो कितना है? 1869 घन किलोमीटर जल उपलब्ध है। इसमें से केवल 60% जल का लाभदायक उपयोग किया जाता है। कि जो टोटल पानी है उसका 60% क्या करते हैं हम, कि जो ठीक से हमें उसका यूज़ करना चाहिए उतना करते हैं, बाकी 40% हम वैसे ही वेस्ट करते हैं। इस प्रकार देश में कुल उपयोगी जल संसाधन 1122 घन किलोमीटर है। तो ये था भारत के जल संसाधन, की भारत में जो जल संसाधन है वो कितनी मात्रा में उपलब्ध है। तो भारत में कितना है? सिर्फ 4% है। धरातलीय जल संसाधन, धरातलीय जल संसाधन की धरातल पर हमें जो जल संसाधन मिलता है वो किन किन रूपों में पाया जाता है। जल के 4 मुख्य स्रोत बताए गए हैं। नदियाँ मीठे पानी का मुख्य स्रोत हैं, झीलें हैं, तलैया और तालाब हैं। देश में कुल नदियों तथा उनकी सहायक नदियों जिनकी लंबाई 1.6 किलोमीटर से अधिक है को मिलाकर 10,360 नदियाँ हैं। कि सिर्फ इसमें जो मिनिमम लंबाई भी देखी गई है तो वो कितनी है? 1.6 किलोमीटर मिनिमम लंबाई ली गई है। और इससे ऊपर वाली जितनी भी नदियां हैं उन सभी नदियों को मिलाकर यहाँ पर टोटल कितनी नदियाँ मिली हैं हमें? 10,360 नदियाँ हैं जिनसे हमें जल प्राप्त होता है। भारत में सभी नदी बेसिनों में औसत वार्षिक प्रवाह 1869 घन किलोमीटर होने का अनुमान किया गया है। फिर भी स्थलाकृतिक
कि जो भूमि की जो बनावट है जलीय और अन्य दबावों के कारण धरातलीय जल का केवल लगभग 690 घन किलोमीटर जल का ही उपयोग किया जाता है, कि जितना जो अवेलेबल है उसमें से हम कितना यूज़ करते हैं, ओनली 32% जल का ही प्रयोग करते हैं। नदी में जल प्रवाह इसके जल ग्रहण क्षेत्र के आकार तथा नदी बेसिन और इसे जल ग्रहण क्षेत्र में हुई वर्षा पर निर्भर करता है, कि जो नदी में जो जल प्रवाह है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, कि नदी कितना जल ग्रहण कर सकती है, उसके अंदर कितना पानी आ सकता है, उसका आकार कितना है, और जो नदी बेसिन है वो कितना चौड़ा है या बड़ा है, इससे जल ग्रहण क्षेत्र में हुई वर्षा पर निर्भर करता है। भारत में वर्षा में अत्यधिक स्थानिक भिन्नता पाई जाती है। कहीं पर अधिक ज़्यादा बारिश होती है, जैसे मासिरनाम, चेरापूंजी, मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, और वहीं राजस्थान है जहाँ सबसे कम बारिश दर्ज की जाती है। वर्षा मुख्य रूप से मानसूनी मौसम पर संकेंद्रित होती है। जो वर्षा होती है वो किस के ऊपर डिपेंड करती है, मानसून के ऊपर डिपेंड करती है। भारत में कुछ नदियां हैं जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु के जल ग्रहण क्षेत्र बहुत बड़े हैं। इनके क्या है, बड़ी बड़ी द्रोणियां हैं। आपने 11th में पढ़ा होगा कि नदी द्रोणी होती है और जल संभर होता है। तो नदी द्रोणी क्या होती है, जिनका जो आकार होता है पानी ग्रहण करने का वो बड़ा होता है, और जो जल संभर होते हैं उनका एरिया छोटा होता है। तो यही दोनों में डिफरेंस है। गंगा, ब्रह्मपुत्र और बराक नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में वर्षा अपेक्षाकृत अधिक होती है, कि ये जो नदियां हैं यहाँ पर क्या होती है, बारिश अधिक होती है। ये नदियाँ यद्यपि देश के कुल क्षेत्रों के लगभग 1/3 भाग पर पाई जाती हैं, कि मान ये कितने एरिया पे पाई जाती है, 1/3 एरिया पे ये नदियाँ पाई जाती हैं, जिनमें कुल धरातलीय जल संसाधनों का 60% जल पाया जाता है, कि जो यहाँ पर जल संसाधन है उसका 60% यहाँ पर जल पाया जाता है। दक्षिणी भारतीय नदियों जैसे दक्षिण भारत की नदियाँ कौन कौन सी हैं, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी में वार्षिक जल प्रवाह का अधिकतर भाग काम में लाया जाता है, कि वहाँ पर जो जल नदियों के द्वारा मिलता है उसका मैक्सिमम भाग क्या किया जाता है, काम में यूज़ किया जाता है। लेकिन ऐसा ब्रह्मपुत्र और गंगा बेसिनों में अभी भी संभव नहीं हो सका है। लेकिन जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जो बेसिन हैं जहाँ से पानी बहकर आता है वो इतना यूज़ में नहीं होता है जितना जो दक्षिण भारत की नदियाँ हैं उनके पानी को यूज़ में किया जाता है। उसके बाद है भौम जल संसाधन, जो भूमि के जल संसाधन है, कि भूमि से हमें कितना जल मिलता है, कहाँ कितना है, उसके बारे में बताया गया है। देश में कुल पुनः पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन लगभग 432 घन किलोमीटर है। उत्तर पश्चिमी प्रदेश और दक्षिणी भारत के कुछ भागों के नदी बेसिनों में भौम जल उपयोग अपेक्षाकृत अधिक है, कि यहाँ पर क्या कि जो भूमि के जल का प्रयोग किया जाता है वो कहाँ पर ज़्यादा किया जाता है, उत्तर पश्चिम का एरिया, उत्तर पश्चिमी प्रदेश। और मान लो ये इंडिया का उत्तरी भाग है, ये दक्षिणी भाग है, ये पश्चिमी भाग है और ये पूर्वी भाग है। तो इसने बोला है कि उत्तर और पश्चिमी ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, और उसके बाद है दक्षिणी। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, जो नदियों के जो नदी बेसिन हैं उनमें भूमि के जल का अधिक प्रयोग किया जाता है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों में भौम जल का उपयोग बहुत अधिक होता है, और उसमें सबसे अधिक जो यूज़ करने वाले राज्य हैं वो कौन से हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु ऐसे राज्य हैं जो भूमि के जल का मतलब जो ज़मीन में जो पानी होता है वो हैंडपम्प से, समरसीवर लगाकर इन चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है सिंचाई के लिए। परंतु कुछ राज्य जैसे छत्तीसगढ़, ओडिशा, केरल आदि अपने भौम जल क्षमता का बहुत कम उपयोग करते हैं। वहाँ पर जो भूमि का जल है जो डायरेक्ट ज़मीन से निकाला जाता है उसका बहुत कम प्रयोग किया जाता है। गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा और महाराष्ट्र अपने भौम जल संसाधनों का मध्यम दर से उपयोग कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो एरिया है या ये क्या कर रहे हैं, यदि ज़रूरत है तो वो भूमि के जल का उपयोग करते हैं, अदरवाइज जो नदियाँ हैं नदियों के पानी के द्वारा अपना काम चलाते हैं। यदि वर्तमान प्रवृत्ति जारी रहती है, यदि यही काम कंटिन्यू रहता है तो जल की मांग की आपूर्ति करने की आवश्यकता होगी, कि हमें क्या होगी कि जल की डिमांड करनी पड़ेगी। अब हमें पानी चाहिए, हमारे पास पानी नहीं है, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, जो ज़मीन का पानी है ये नहीं है कि हम पानी के बारे में सोचें हमें कैसे यूज़ करना चाहिए, उसका दुरुपयोग भी होता है, लेकिन वो दुरुपयोग प्रयोग की बजाय दुरुपयोग ज़्यादा है। ऐसी स्थिति विकास के लिए हानिकारक होगी। ऐसी सिचुएशन में हमारा विकास जो है वो मुश्किल है, और सामाजिक उथल पुथल और विघटन का कारण हो सकती है। और समाज में उथल पुथल हो सकती है, लोगों में आपस में पानी के लिए लड़ाइयाँ हो सकती हैं, और क्या होगा, हमारा ही नुकसान होगा, विघटन का कारण हो सकती है। जो हमारा विकास हो रहा है वो नीचे चला जाएगा। लैगून और पश्च झीलें, लैगून होती है खारे पानी की झीलें,
भारत की समुद्री तट रेखा विशाल है। जो भारत की समुद्री तट रेखा है कौन सी है? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों क्या है? समुद्री तट रेखा है। यहाँ पर दोनों साइड में, एक साइड में अरब सागर और दूसरी साइड में बंगाल की खाड़ी है। कुछ राज्यों में जल तट बहुत दंतुरित हैं। दंतुरित होते हैं दांत की तरह, जैसे टेढ़े मेढ़े ऐसे जो होते हैं उनको बोलते हैं दंतुरित। ये क्या होते हैं? मछली पालन के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसी कारण बहुत सी लैगून और झीलें बन गई हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी जो कटे फटे से ऐसे एरिया हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पर क्या है, ये छोटी छोटी झीलें बन गई हैं, लैगून बन गई हैं। केरल, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में इन लैगूनों और झीलों में बड़े धरातलीय जल संसाधन हैं। यहाँ पर केरल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इन क्षेत्रों में क्या है, बड़ी बड़ी खारे पानी की झीलें बन गई हैं। यद्यपि सामान्यतः इन जलाशयों में खारा पानी है। इसका उपयोग मछली पालन के लिए किया जाता है। यहाँ पर क्या किया जाता है? मछली पालन किया जाता है। और चावल की कुछ विशेष किस्म होती हैं और नारियल आदि की सिंचाई में इसका प्रयोग किया जाता है। अब है जल की मांग और उपयोग, कि जो जल है उसकी डिमांड कितनी है और उसका हम यूज़ कितना कर रहे हैं। पारंपरिक रूप से जल, जो भारत है एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है और इसकी जनसंख्या का लगभग 2/3 भाग कृषि पर निर्भर करता है। कि जो पॉपुलेशन है वो 2/3 किसके ऊपर डिपेंड करती है? कृषि के ऊपर निर्भर करती है। इसीलिए पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए सिंचाई के विकास को एक अति उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है। कि जो पंचवर्षीय योजनाएं आई थी उसमें क्या बोला गया था कि कृषि के उत्पादन को बढ़ाया जाए और उसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? कि सिंचाई के जो संसाधन है उनका विकास किया जाए, ताकि खेतों में यदि सिंचाई की जाएगी तो जो प्रोडक्शन होगी वो अच्छी उपलब्ध होगी। तो इसको अति उच्च प्राथमिकता दी गई थी कि ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं जैसे भाखड़ा नांगल, हीराकुंड, दामोदर, नागार्जुन सागर बांध, इंदिरा गांधी नहर परियोजना आदि शुरू की गई और सिंचाई की पूर्ति के लिए ये सारी परियोजनाएं क्या की गई? शुरू की गई। वास्तव में भारत की वर्तमान में जल की मांग सिंचाई की आवश्यकताओं के लिए अधिक है। कि आज की कंडीशन में देखें कि जो भारत की वर्तमान में जल की जो डिमांड है वो सिंचाई की आवश्यकताओं के लिए अधिक है। तो किस चीज़ के लिए ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है? हमें सिंचाई के लिए ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। धरातलीय और भौम जल का सबसे अधिक उपयोग कृषि में होता है। जो धरातलीय जल है और जो भूमि का जल है, धरातलीय है जो सरफेस के ऊपर पाया जाता है, नदियों के द्वारा आता है, झीलों में होता है। भौम जल का होता है जो हम अंदर से पानी निकालते हैं। उसके बाद है इसमें धरातलीय जल का 89% और भौम जल का 92% जल का उपयोग किया जाता है। जो धरातलीय जल है उसका 89% और जो भूमिगत जल है जो ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है उसका 92% प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? खेती के लिए, सिंचाई के लिए। जबकि औद्योगिक सेक्टर में, जहाँ पर उद्योग धंधे स्थापित किए गए हैं, औद्योगिक फैक्ट्रियाँ हैं, सतह जल का केवल 2% और भौम जल का 5% भाग ही उपयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पर ये जो औद्योगिक सेक्टर होते हैं वहाँ पर जो सरफेस के ऊपर जो पानी होता है, झीलों के अंदर पानी है या फिर नदियों के द्वारा जो पानी बह कर आ रहा है उसका कितना प्रयोग किया जाता है? ओनली 2%। और जो भूमिगत जल है ज़मीन के नीचे से निकाला जाता है उसका 5% है जिसका प्रयोग किया जाता है। घरेलू सेक्टर में धरातलीय जल का उपयोग भौम जल की तुलना में अधिक है। घरेलू सेक्टर है मतलब कि घर के कामों में जो धरातलीय जल है उसका उपयोग भूमिगत जल की तुलना में अधिक है। यहाँ पर जो भूमिगत जल है उसका कम प्रयोग किया जाता है। कुल जल उपयोग में कृषि सेक्टर का भाग दूसरे सेक्टरों से अधिक है। कृषि सेक्टर सबसे अधिक यूज़ करता है। फिर भी भविष्य में विकास के साथ साथ देश में औद्योगिक और घरेलू सेक्टरों में जल का उपयोग बढ़ने की संभावना है। लेकिन फिर भी क्या होगा कि भविष्य में इन फ्यूचर हम क्या कर सकते हैं कि विकास के साथ साथ, कि हम जो विकास करें उसके साथ साथ हमें क्या करना है, देश में जो उद्योग धंधे हैं उनको बढ़ाने के लिए और घरेलू सेक्टर में घर के कामकाज में जल के उपयोग को बढ़ाने की संभावना की आगे इसको बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है सिंचाई के लिए जल की मांग। कि सिंचाई के लिए हमें कितने जल की मांग की ज़रूरत हो सकती है, डिमांड कर सकते हैं। कृषि में जल का उपयोग मुख्य रूप से सिंचाई के लिए होता है। देश में वर्षा की स्थानिक सामयिक परिवर्तिता के कारण सिंचाई की आवश्यकता होती है। कि यहाँ पर वर्षा के जो स्थानिक वितरण है कि हर जगह पर जो बारिश हो रही है वो अलग अलग होती है, कहीं पर ज़्यादा कहीं बारिश होती है और इसी के कारण यहाँ पर जो परिवर्तन है उसको परिवर्तन करने की सिंचाई की आवश्यकता है।
देश के अधिकांश भाग वर्षा विहीन और सूखाग्रस्त हैं। कुछ भाग ऐसे हैं भारत में जहाँ पर वर्षा विहीन मतलब बारिश नहीं होती है, और सूखाग्रस्त है जहाँ पर सूखा जो ज़मीन है वो सूखी हो गई हैं, उनमें दरारें पड़ जाती हैं। उत्तर पश्चिमी भारत और दक्कन का पठार इसके अंतर्गत आते हैं। उत्तर पश्चिमी भारत है, राजस्थान और गुजरात वाला एरिया है, और दक्कन का पठार जिसमें महाराष्ट्र आता है। देश के अधिकांश भागों में शीत और ग्रीष्म ऋतु में न्यून अधिक शुष्कता पाई जाती है। जो देश के अधिकांश भाग हैं, अधिकतर जो भाग हैं उनमें ठंडी और ग्रीष्म ऋतुओं में न्यून अधिक शुष्कता पाई जाती है। मतलब यहाँ पर जो ज़मीन है वो सूखी पाई जाती है, इसीलिए शुष्क ऋतुओं में बिना सिंचाई के खेती करना कठिन हो जाता है। जो शुष्क ऋतुएँ होती हैं जिसमें बारिश नहीं होती है, वहाँ पर सिंचाई के लिए बिना सिंचाई के खेती करना मुश्किल हो जाता है। पर्याप्त मात्रा में वर्षा वाले क्षेत्र जैसे कि जहाँ पर उचित मात्रा में वर्षा होती है, ऐसे क्षेत्रों में कौन से हैं? पश्चिम बंगाल और बिहार में भी मानसून के मौसम में अवर्षा कि जो जहाँ पर बारिश अच्छे से होती है, पश्चिम बंगाल और बिहार है, वहाँ मानसून के टाइम में भी अवर्षा मतलब बारिश का ना होना अथवा इसकी असफलता सूखा जैसी स्थिति उत्पन्न कर देती है। यहाँ पर यदि बारिश नहीं होती है तो सूखे की संभावना उत्पन्न हो जाती है, जो कृषि के लिए हानिकारक होती हैं। कुछ फसलों के लिए जल की कमी सिंचाई को आवश्यक बना देती है, और कुछ फसलें ऐसी होती हैं जल की कमी क्या करती है? सिंचाई को आवश्यक बना देती है। जो जल है वहाँ पर पानी की कमी होने के कारण हमें क्या करना पड़ता है? सिंचाई करनी पड़ती है। उदाहरण के लिए जैसे चावल है, चावल को भी अधिक पानी की आवश्यकता होती है। गन्ना, जूट आदि के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है, जो केवल सिंचाई द्वारा संभव है। तो ये ऐसी फसलें हैं जिनके लिए हमें पानी की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है, और यदि बारिश नहीं आती है तो हमें क्या करना पड़ता है? वहाँ पर सिंचाई करनी पड़ती है। उसके बाद है सिंचाई की व्यवस्था बहुफसलीकरण कि जो सिंचाई की व्यवस्था है बहुफसलीकरण की मतलब कि बहुत सारी फसलों को हम एक साथ उगा सकते हैं, को संभव बनाती है। यदि सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं, पानी उचित मात्रा में उपलब्ध है, तो हम क्या कर सकते हैं? एक साथ में कई फसलों को उगा सकते हैं। ऐसा पाया गया है कि सिंचित भूमि की कृषि उत्पादकता असिंचित भूमि की अपेक्षा ज़्यादा होती है, कि जिस क्षेत्र की सिंचाई की जाती है वहाँ पर जो उत्पादन किया जाता है वो असिंचित भूमि की अपेक्षा क्या होता है? ज़्यादा होता है। जहाँ पानी, क्योंकि पौधों को ग्रो करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? पानी की, और यदि पानी अच्छे से उपलब्ध होगा तो पौधों की जो ग्रोथ होगी, जो फसलों का प्रोडक्शन होगा वो भी अधिक मात्रा में होगा। दूसरा, फसलों की अधिक उपज देने वाली किस्मों के लिए आर्द्रता आपूर्ति नियमित रूप से आवश्यक है। दूसरे जो फसलों की जो हमें अधिक उपज देने वाली किस्में हैं कि बहुत सारी ऐसी अलग अलग वैरायटी होती हैं जिसमें अधिक मात्रा में हमें उत्पादन मिलता है, तो उन चीज़ों की भी ज़रूरत है जो केवल विकसित सिंचाई तंत्र से ही संभव है। वो किससे पॉसिबल है? विकसित सिंचाई तंत्र से ही इसकी पॉसिबिलिटी है। वास्तव में ऐसा इसलिए है कि देश में कृषि विकास की हरित क्रांति, जो कृषि क्षेत्र में जो हरित क्रांति आई थी, उसकी जो रणनीति थी वो कहाँ शुरू की गई थी? पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिक सफल हुई थी। यहाँ पर जो हरित क्रांति थी इसको लागू किया गया था, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सफल हुई थी वो कहाँ हुई थी? इन स्टेट्स में हुई थी, पंजाब में, हरियाणा में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। उसके बाद है पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निवल बोए गए क्षेत्र का 85%। निवल होता है कुल बोया गया क्षेत्र, कि जो टोटल हमने क्षेत्र बोया है उसमें से 85% भाग सिंचाई के अंतर्गत आता है, कि जो टोटल हमने जहाँ पर खेती की है उसमें से 85% ऐसा है जिसमें हमें सिंचाई करनी पड़ती है। 85% है ये। इन राज्यों में गेहूं और चावल मुख्य रूप से सिंचाई की सहायता से पैदा किए जाते हैं, और ये जो स्टेट्स है यहाँ पर किस चीज़ का प्रोडक्शन किया जाता है? गेहूँ का और चावल का किया जाता है। निवल सिंचित क्षेत्र का 76.1% पंजाब में, जो टोटल बोया गया सिंचित क्षेत्र है जहाँ सिंचाई की जाती है उसमें 76% कहाँ पर है? पंजाब में। 51.3% हरियाणा में कुओं और नलकूपों के द्वारा सिंचित है, और इनकी सिंचाई किसके द्वारा की जाती है? कुओं के द्वारा या फिर हैंडपम्प्स या नलकूपों के द्वारा की जाती है। इससे यह ज्ञात होता है कि ये राज्य अपने संभावित भौम जल के एक बड़े भाग का उपयोग करते हैं, कि ये क्या करते हैं कि भूमि का जो जल है उसका बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग करते हैं, जिससे कि इन राज्यों में भौम जल में कमी आ गई है, कि जो जल का स्तर है वो काफ़ी नीचे चला गया है। बहुत अधिक गहराई में खोदने के बाद ही पानी हमें दिखाई देता है। इन राज्यों में भौम जल संसाधन के अत्यधिक उपयोग से भौम जल स्तर नीचे हो गया है। यहाँ पर क्या है कि पानी का अधिक प्रयोग करने की वजह से जो भूमि का जल है वो काफ़ी नीचे चला गया है उसका लेवल। वास्तव में कुछ राज्यों जैसे
राजस्थान और महाराष्ट्र में अधिक जल निकालने के कारण भूमिगत जल में फ्लोराइड का संकेंद्रण बढ़ गया है। कि यहाँ पर यदि जो दो स्टेट बताई हैं राजस्थान और महाराष्ट्र, यहाँ पर क्या हुआ है कि इन्होंने अधिक मात्रा में जो भूमि का जल है उसको निकाला है, जिसके कारण जो जल है उसमें फ्लोराइड का संकेंद्रण बढ़ गया है। इस वजह से पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ राज्यों में संख्या के संकेंद्रण की वृद्धि हुई है। और इसी में क्या है, जो पश्चिम बंगाल है और बिहार है वहाँ पर संख्याओं की मात्रा बढ़ गई है। उसके बाद है संभावित जल समस्या, कि जो जल की समस्याएं हैं वो क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। जल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता जनसंख्या बढ़ने से दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। कि जो लोगों के लिए जो हमें जल की ज़रूरतें पूरी करनी है, डिमांड को जो पूरा करना है, वो दिन प्रतिदिन क्या होती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो पानी की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि जनसंख्या बढ़ने से जो पानी है वो पानी की जो आपूर्ति है वो हम कम कर पा रहे हैं, कम होती जा रही है। उपलब्ध जन संसाधन औद्योगिक, कृषि, घरेलू निस्सरणों से प्रदूषित होता जा रहा है। और जो उपलब्ध जल संसाधन है, जो हमारे पास पानी के स्रोत हैं, वो औद्योगिक फैक्ट्रियां हैं, वो अपना सारा मल नदियों के पानी में डाल देते हैं। कृषि के द्वारा और घरेलू निस्तारण, घरेलू जो घर के कामों से जो पानी निकाला जाता है, जैसे नालियों के द्वारा जो गंदा पानी होता है वो नदियों में मिल जाता है, और जिसके कारण जो हमारा पानी होता है वो प्रदूषित हो जाता है। और इस कारण उपयोगी जल संसाधनों की उपलब्धता और सीमित होती जा रही है। तो यहाँ पर कुछ जल संसाधनों के बारे में बताया गया है, एक बार मैप के द्वारा देख लें। नदी बेसिन के बारे में बताया गया है कि कौन कौन सी नदियाँ हैं जो किन क्षेत्रों को सिंचित करती हैं। तो यहाँ पर है सिंधु नदी बेसिन। जो सिंधु नदी है वो भारत के इन राज्यों को क्या करती है, सिंचित करती है। उसके बाद गंगा नदी बेसिन है, ये गंगा नदी का पूरा बेसिन है। यहाँ पर गंगा नदी के द्वारा इस क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन है, ब्रह्मपुत्र यहाँ पर, और बराक, और यहाँ पर इसकी एक दो नदियाँ और हैं जो इसकी सहायक नदियाँ हैं, दिहांग, और एक नदी और है जो इसकी सहायक नदियाँ। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी का बेसिन है। उसके बाद यहाँ है महानदी का बेसिन। यहाँ ये महानदी है जिसके द्वारा यहाँ के क्षेत्रों को सिंचित किया जाता है। गोदावरी नदी बेसिन है, नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, और राजस्थान की है लूनी नदी, यहाँ पर दिखाई नहीं गई है। और उसके बाद है ये कृष्णा नदी का बेसिन है, पेन्नार, कावेरी। तो ये क्या है, इन नदियों के द्वारा इन क्षेत्रों में सिंचाई की जाती है। तो उसके बाद है जल के गुणों का ह्रास। ये जो जल के गुण हैं वो कैसे ख़त्म होते जा रहे हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप यहाँ तक चैप्टर को अच्छे से समझ लें। यदि कोई डाउट आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से मुझसे जुड़े हैं तो वहाँ पूछ सकते हैं। और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।